प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिंबल एस से। अब आगे हम बात करते हैं कि ट्रायल एंड इवेंट क्या होता है। ट्रायल जो है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को कहते हैं, ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ इवेंट जो है, इवेंट को मैं कहता हूँ कि जो आउटकम है, आउटकम मतलब जो रिजल्ट होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स को हम इवेंट कहते हैं। इवेंट को ई से डिनोट करते हैं। अब सैंपल स्पेस और इवेंट में ये फर्क होता है कि इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का सबसेट हमें हम उसको कहते हैं एक इवेंट है। फॉर एग्जांपल बात वहीं मैं करूंगा कि जब भी मैंने एक डाइस को जो है वो रोल किया, तो लेट सपोज कर रहा हूँ कि जो इवेंट है वो है कि कौन से नंबर हैं जो लेस देन 3 होंगे, ठीक है। जब डाइस को रोल कर रहा था तो उसकी सैंपल स्पेस क्या थी कि मुझे 1 से लेके 6 तक जो है ना नंबर मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये थी मेरी सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इवेंट ये है कि नंबर लेस देन 3 कि इस सैंपल स्पेस में से इवेंट जो है, क्योंकि इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। मैंने कहा कि मैंने इवेंट को भी मैं सेट की फॉर्म में लिखूंगा। तो नंबर विच इज लेस देन 3, कौन कौन से नंबर होंगे जब मैंने एक डाइस को रोल किया, कौन कौन सा नंबर जो होगा वो लेस देन 3 होगा? 2 and 1। 1 एंड 2, ठीक है। तो ये इवेंट है। बात समझ आई कि इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ये सैंपल स्पेस थी मेरे पास और ये इवेंट है। तो इवेंट क्या है कि नंबर, फॉर एग्जांपल सपोज किया कि एक इवेंट है कि नंबर लेस देन 3 जब एक डाइस को रोल किया, तो वो इवेंट क्या होगा? 1 एंड 2, ठीक है। तो इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इसमें कोई इशू है? नो सर। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लाइक्लीहुड होती है कि किसी भी इवेंट की दैट इट विल अकर व्हेन यू डू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो लाइक्लीहुड है, जो उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दो मैंने बताया था कि जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 और 1 के बिटवीन होती है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिवली मतलब कि 0 और 1 भी इंक्लूड होता है। 0 का मतलब क्या होता है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, और 1 का क्या मतलब होता है कि सर्टेन या डेफिनेट इवेंट है, और इसके इन बिटवीन भी कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी ब्रैकेट में ई, पी ई मतलब, या पी एफ ई टी सी, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो। अब मैंने जब हेड्स की प्रोबेबिलिटी लिखी थी तो पी कैपिटल एच लिखा था, ठीक है। पी सिंबल यूजुअली हम डिनोट करते हैं इसको पी फॉर प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, आप उसकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, आगे बात करते हैं। मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी रेशो होती है किस किस की? नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो ये वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। एन ऑफ एस क्या है? एन ऑफ एस इज नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी कि नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन अकर, ठीक है। उसको उसने एन ऑफ एस से लिखा हुआ। इसके बाद एन ऑफ ओ क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ ओ। एन ऑफ ओ क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और एन ऑफ एस क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी कि नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन अकर, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ, दोनों तरीके से, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस टू द नंबर ऑफ आउटकम्स, और इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर टू अवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली हम जो है ना इस चीज से लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम पढ़ी होगी एफएससी लेवल पे। पहली बात ये कि जो वेन डायग्राम है उसको प्राइमरी डायग्राम भी कहते हैं। इसके अलावा
वेन डायग्राम का दूसरा नाम सेट डायग्राम भी है और तीसरा नाम लॉजिक डायग्राम भी है। तो वेन डायग्राम जो है उसको प्राइमरी डायग्राम, सेट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम भी कहते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली सर्कल्स की फॉर्म में होती है, सर्कल यूज करती है वेन डायग्राम, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम बेसिकली रिलेशनशिप बताता है बिटवीन फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स। और इसके अलावा जो सर्कल, कुछ सर्कल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं वेन डायग्राम में, आगे हम देखेंगे, ठीक है। जो सर्कल्स ओवरलैप करते हैं आपस में, उनमें कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी होती है, कुछ ना कोई चीज कॉमन होती है। और जो सर्कल ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, उनमें ये एट्रीब्यूट्स, ये ट्रेड्स नहीं पाए जाते, ये कॉमनैलिटी नहीं होती, वो डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। और जो सर्कल ओवरलैप करते हैं उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होती है, कॉमनैलिटी होती है उसमें, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता, अच्छा ये सामने एक एग्जांपल है। अब ये जो है एक यूनिवर्स है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये एक यूनिवर्स है, उसके अंदर एक सेट है एस। ओ यूनिवर्स है, उसके अंदर एक सेट है एस। अब इस सेट के अंदर जो आपके पास आपको सर्कल्स, स्मॉल सर्कल्स नजर आ रहे हैं जो शेडेड है ग्रीन में, ठीक है, वो कितने हैं सेट के अंदर 4। और टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने थे 10। सो प्रोबेबिलिटी इस सेट की, सेट एस की क्या होगी 4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जो सेट के अंदर सर्कल्स हैं, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स जो ग्रीन शेडेड है। तो इस ये समझ आ रही है वेन डायग्राम से, ये बेसिकली ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 10 इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आई है, ये चीज समझ आई? यस सर। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि उस सेट के अंदर 4 सर्कल्स है और उसकी उस थ्रेश होल्ड के बाहर जो है 6 हैं। तो टोटल सर्कल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं 10। और जो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने हैं 4, ठीक है जी। तो ये वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। एक एग्जांपल लेता हूँ एक और। फॉर एग्जांपल एक सर्वे हुआ 280 स्टूडेंट्स का, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स थे 280। ठीक है, 280 स्टूडेंट्स था, टोटल स्टूडेंट्स थे 280। अब वेन डायग्राम से इसको हम देखेंगे। अच्छा, अब 280 स्टूडेंट में से टोटल स्टूडेंट्स हैं 280, उनमें से 170 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलस की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी में 280 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, उसमें ये पता लगा कि 170 जो स्टूडेंट्स हैं 280 में से, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 280, 170 स्टूडेंट्स जो हैं वो कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ये इंफॉर्मेशन भी दी गई कि 107 स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं। तो 170 जो है वो स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस, आर कैलकुलस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस की क्लास 170 स्टूडेंट ले रहे हैं। उसके बाद मजीद इंफॉर्मेशन ये है कि जो 107 स्टूडेंट्स हैं वो स्टैट्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और 83 स्टूडेंट्स जो हैं वो कैलकुलस की क्लास ले रहे हैं। इसको जब मैंने वेन डायग्राम के थ्रू, अब मैंने बताना ये है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस दोनों की क्लासेस ले रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी। इसको जब मैंने वेन डायग्राम में बनाया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। एक सर्कल ये आ गया स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, और एक सर्कल ये आ गया कैलकुलस का। अब कैलकुलस की क्लास कितने बच्चे ले रहे हैं जी 83, और स्टैटिस्टिक्स की कितने ले रहे हैं 107। जब 107 और 107 में 183 जब मैंने ऐड किया, पता ये चला ये टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं 190। लेकिन 170 का बताया गया था कि 170 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलस की क्लास ले रहे हैं। मेरे पास 20 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब ये है कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्टैटिस्टिक और कैलकुलस की क्लास दोनों ले रहे हैं। समझो बात को, यानी यहाँ पे एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, ये शेडेड रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि 20 स्टूडेंट्स जो है ना पैरेलल आ रहे हैं दोनों में। इसका मतलब ये हुआ कि 107 नहीं होगा यहाँ पे, ये जो 107 है
स्टैटिस्टिक्स की क्लास, तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की क्लास 107 नहीं ले रहे, इसका मतलब -20 कितने बन गए 87, और ये 83 नहीं ले रहे, ये भी -20 63, और 20 शेडेड रीजन में आ गए स्टूडेंट्स, यानी 20 स्टूडेंट जो है उनमें कॉमनैलिटी थी। कॉमनैलिटी मतलब कि 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी ले रहे थे और कैलकुलस की क्लास भी ले रहे थे, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब 87 + 63 + 20 करो तो आंसर आएगा 170, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो जो स्टूडेंट क्लास ले रहे थे स्टैट या कैलकुलस की वो 170 थे, और जो स्टूडेंट स्टैट और कैलकुलस की क्लास जो है वो नहीं ले रहे, वो कितने हैं 280 - 170, ठीक है। क्योंकि टोटल 280 का सर्वे किया गया, उसमें ये पता लगा 170 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैट्स या कैलकुलस पढ़ रहे हैं। अब 170 में से 107 स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और 83 कैलकुलस पढ़ रहे थे। अब 107 में जब 83 ऐड किया तो 190 बनते हैं। तो 190 स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो 170 स्टूडेंट्स थे जो स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलस की क्लास ले रहे थे। तो इससे पता ये चला कि कुछ स्टूडेंट कॉमन है जो स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी ले रहे हैं और कैलकुलस की क्लास भी ले रहे हैं। तो वो कितने होंगे 190 - 170, तो 20 स्टूडेंट जो कॉमन थे वो ये शेडेड रीजन कॉमन रीजन है, इनमें कॉमनैलिटी है। तो 80 तो 107 की बजाय ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो कितने 87, और जो कैलकुलस की क्लास ले रहे हैं वो कितने 63, और दोनों जो क्लासेस ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की भी और कैलकुलस की भी वो 20 स्टूडेंट है। तो जब 87 + 20 + 63 करूंगा तो 170 आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी उन स्टूडेंट्स की जो दोनों क्लासेस ले रहे हैं, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी एनीवन? 20 divided by 170. 170 स्टैटिस्टिक 20 और कैलकुलस दोनों की जो क्लास ले रहे हैं वो क्या हो गए 20 डिवाइडेड बाय 170 280। 170 170 नहीं, सर्वे तो टोटल स्टूडेंट तो 280 280 सर, हाँ जी Yes, सर, ठीक है। सॉरी। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी है पेपर करते हुए। टोटल डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे डिवाइड करना है। तो टोटल जो सर्वे किया गया वो तो 280 का किया गया था ना, ठीक है। तो 170 उनमें से ऐसे थे जो कि स्टैट और कैलकुलस पढ़ रहे थे, यानी 110 ऐसे थे जो नहीं पढ़ रहे थे, वो तो साइड पे हो गए। तो अब क्वेश्चन ये था कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस दोनों की क्लास ले रहे हैं। तो 170 में से 107 स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, 83 कैलकुलस पढ़ रहे थे। जब इनको ऐड किया 190 आया। 190 का मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि टोटल आना चाहिए था 170। सो 190 का मतलब 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैलकुलस भी पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 107 नहीं होगा, यहाँ पे 87 लड़के स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और 83 नहीं होगा, 63 लड़के कैलकुलस पढ़ रहे हैं। 20 लड़के जो कॉमन है वो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रहे हैं और कैलकुलस भी पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे आएगा ये शेडेड रीजन में। सो 20 डिवाइडेड बाय 280। इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो बताओ। No, sir. नाइस ठीक होगा। अच्छा आगे चलते हैं। ये वेन डायग्राम का थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। वेन डायग्राम के 3 नाम कौन कौन से बताए? सेट डायग्राम, प्राइमरी डायग्राम और लॉजिक डायग्राम। और वेन डायग्राम यूज करती है सर्कल्स को रिलेशनशिप शो करने के लिए फाइनाइट ग्रुप ऑफ थिंग्स में सर्कल्स यूज करती है वेन डायग्राम। आगे चलते हैं। अच्छा ये एग्जांपल ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की क्लास है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास है, ठीक है। 7 उसमें लेडीज एंड 43 जेंटलमैन। खैर आपके केस में ऐसा नहीं है, लेट्स सपोज कि जो है 7 लड़कियां क्लास में और 43 जो हैं वो लड़के हैं। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस क्लास। कोई भी एक रैंडमली स्टूडेंट सेलेक्ट किया प्रेजेंटेशन के लिए सेमिनार में। टीचर क्लास में आया, उसने एक रैंडमली स्टूडेंट पिक किया जी प्रेजेंटेशन देनी है सेमिनार के लिए। सो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो टीचर ने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो एक लेडी हो। तो लेडीज टोटल कितनी है? सर 7 है और 7 डिवाइड बाय 50, 50, ठीक है, क्योंकि टोटल 0.14 स्टूडेंट उस क्लास वो के जो कितने थे? लिखा। 50। सो जी टोटल सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जी जो सर, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स जो होते हैं वो है 50, और नंबर ऑफ सक्सेसेस या नंबर ऑफ वेज इन विच 50 कैन अकर, यानी जो लेडीज जो होंगी, नंबर ऑफ लेडीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, 7 क्योंकि एक लेडीज। और अगर मैं कहूं कि टोटल जेंटलमैन कितने,
तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 43 तो सर 43 ऊपर आ जाएगा और 50 50 नीचे। हो जाए। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज बेसिकली a boy or a gentleman, 0.86। वो होगी 43 डिवाइडेड बाय 50। समझ आ गई है, गुड। आगे चलो। अच्छा जी, अब एग्जांपल 2 ये है कि एक लॉटरी निकली है जी, लेट्स सपोज जमशेद की लॉटरी निकल आई है, और उसने ये डिसाइड किया है कि उस लॉटरी के पैसों में से कुछ अमाउंट, कुछ भी कोई ह्यूज अमाउंट जो है मैंने किसी एक बंदे को देनी है। अब उसने जो है ना एक टाउन में, एक रैंडम टाउन में उसने देनी है, एक यूनिवर्सिटी टाउन है, उसमें 35,000 स्टूडेंट्स और 15,000 जो है नॉन स्टूडेंट्स है। मतलब 15,000 जो है पढ़ नहीं रहे बच्चे, डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाते या ड्रॉप आउट्स हैं, और 35,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक लॉटरी निकली और उसका सम देना है किसी एक बच्चे को। तो टोटल पहले बताओ कितने होंगे बच्चे जिनमें उसने जो लॉटरी है किसी एक बच्चे को देनी है, कितनों में से कितने हैं टोटल? 50,000 50 के ठीक है, 50,000 जो है ना, 50,000 जो है ना टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जिनमें उसने वो लॉटरी की जो अमाउंट है एक चंक जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी एक को देना है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लकी पर्सन इज अ स्टूडेंट। कि पहली बात ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो स्टूडेंट होगा, लकी जो पर्सन होगा जिसको लॉटरी मिलेगी वो स्टूडेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट मेथोडोलॉजी कैन बी यूज कुड बी यूज टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट टू इंश्योर एज मच रेंडमनेस एज पॉसिबल। ठीक है, कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेगा वो कि उसमें रेंडमनेस है। अभी हम देखते हैं कि आगे रेंडमनेस क्या होती है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट पॉसिबल फीचर्स ऑफ द सिस्टम एनवायरनमेंट कुड रेंडर द एक्सपेरिमेंट बायस्ड। तो क्या फीचर्स हैं कि ये एक्सपेरिमेंट बायस्ड जो है वो होगा। अब ये भी देखते हैं कि बायसनेस क्या होती है, रेंडमनेस क्या होती है। ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वो क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, उससे पहले कुछ टर्म्स जो है ना ये समझ लो, और उसके बाद जो है आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है ना मुझे बताना है उसका आंसर। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट अभी समझा चुका हूँ डिटेल में कि एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट अभी मैंने डिटेल में समझाया कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इस पर मैं दोबारा नहीं जा रहा। ठीक है, तो एक कॉइन को फ्लिप करना ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक डाई को टॉस करना वो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसी तरह किसी भी एक पर्सन को एक क्राउड में से पिक करना प्राइज देने के लिए, ये जो क्वेश्चन था पिछला कि कोई एक बंदा सिलेक्ट करना उसको प्राइज मनी देना 50,000 में से, वो भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। अब रेंडमनेस क्या होती है? रेंडमनेस बेसिकली ये है कि हर बंदे को इक्वल चांस देना कि वो सिलेक्ट हो सके। बात समझ रहे हो कि 50,000 लोग हैं तो उन सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए कि वो सिलेक्ट हो सके। ये नहीं है कि किसी एक के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं एक को फेवर नहीं देनी, किसी एक तबके को फेवर नहीं देनी, सबको इक्वली रख के जो है ना सिलेक्ट करना। किसी एक बंदे को फेवर नहीं देनी, अनजस्ट नहीं होना। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि बायसनेस ना होना, प्रेजुडिस ना होना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेंडमनेस। बायसनेस और रेंडमनेस आपस में ऑपोजिट है। रेंडमनेस का समझ आ गया कि इक्वल चांस हर पर्सन को देना। इस पिछली एग्जांपल में रेंडमनेस ये होगी कि हर पर्सन जो है एक सिटी में उसको इक्वल चांस देना कि वो सिलेक्ट हो सके, इसको हम कहते हैं रेंडमनेस। रेंडमनेस में कोई मसला हो, फेवरेटिज्म ना हो। नो सर। ठीक है, अब सेकंड रैंडम प्रोसेस जो है वो ये हो सकता है। रैंडम प्रोसेस इस तरह हो सकता है कि बिलाल है, बिलाल ने लॉटरी देनी है, बिलाल ने क्या किया, आंखें बंद कर ली। ठीक है, एक मार्केट सर्वे किया उसने, और या फिर अबासीन की ना उसने एक डेटा इन्वेंट्री निकलवा ली इससे, जो आपका ऑफिस है। ठीक है, जो भी आपका डेटा प्रोवाइड करता है एग्जाम ऑफिस से, या जो आपकी किसी भी ऑफिस से ना उसने डेटा निकलवा लिया। उस डेटा में से उसने ब्लाइंडली ना एक बंदा सिलेक्ट कर लिया, जिस तरह भी सिलेक्ट कर लिया, या पर्चियां डाल ली, कुरंदाजी कर ली उसने। तो ये क्या है, रेंडमनेस है। हर बंदे को आप चांस दे रहे हो ना कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। इस तरह तो नहीं कर रहे ना, कुछ लोगों को आप इग्नोर कर रहे हो, या कुछ लोगों को आप जो है वो फेवरेटिज्म दे रहे हो, या उनके साथ अनजस्ट हो। ठीक है,
तो ये होती है रैंडमनेस। तो एग्जांपल क्या है रैंडम प्रोसेसेस के? कुछ भी हो सकते हैं रैंडम प्रोसेस, कुछ भी हो सकते हैं। लाइक और रैंडम प्रोसेस क्या है? कोई टेररिस्ट अटैक हो जाना, दिस इज द रैंडम प्रोसेस। ठीक है, एक इंटरसेक्शन है उसमें व्हीकल का अराइव कर जाना, कोई भी व्हीकल आ सकती है ना। सिमिलरली किसी भी कार का नेशनल हाईवे पे क्रैश हो जाना, ये भी क्या है? रैंडम प्रोसेस है, कोई भी कार हो सकती है। ठीक है, अब कॉइन टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा, रैंडम प्रोसेस है ना, कि ये तो नहीं कर रहे ना कि हर दफा टेल आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली जब एक फेयर डाई को रोल कर रहे हो, क्या चांस है कि 5 आए? रैंडम प्रोसेस है, अनजस्ट तो नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, दीज आर ऑल रैंडम प्रोसेसेस। इसके अलावा रैंडम प्रोसेसेस दो टाइप के होते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी हो सकता है और एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकता है। अब स्पेस के लिहाज से जो प्रोसेस होता है रैंडम, उसको हम कहते हैं स्पेस रैंडमनेस, और जो टाइम के लिहाज से होता है उसको हम कहते हैं टाइम रैंडमनेस। स्पेस के लिहाज से रैंडमनेस का क्या मतलब है कि किसी भी गिवन टाइम पे वो इवेंट किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। ठीक है, किसी भी गिवन टाइम पे एक इवेंट जो है किसी भी लोकेशन पे अकर हो सकता है। इसको हम आगे भी देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं है जिसमें प्रोबेबिलिटी दूसरी लोकेशन से ज्यादा हो, तो ये रैंडम है, स्पेस रैंडमनेस है। सिमिलरली टाइम रैंडमनेस उसका ऑपोजिट है, किसी भी गिवन लोकेशन में किसी भी टाइम पे कोई भी इवेंट अकर हो सकता है। ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी टाइम का जो है ना प्रोबेबिलिटी दूसरे टाइम से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो बात याद रखनी है कि कोई भी इवेंट है या प्रोसेस है वो सर अब आवाज सर कट गई है। हेलो हेलो सर। मैं बात कर रहा हूँ कि एक होती है स्पेस हेलो रैंडमनेस और एक होती है टाइम रैंडमनेस। हेलो नहीं आ रही सर आवाज। सर अब आवाज कट गई है आपकी सारी। अभी कटी है, पहले भी? जी आवाज आ सर। रही है? जी सर कट रही है। अब आप अभी आई थोड़ा है सर कॉन्टिन्यूअसली आवाज। बोलेंगे तो फिर अच्छा, पता चलेगा। बात मैं कह रहा था रैंडमनेस विद रिस्पेक्ट टू कट रही स्पेस है भी हो सर। सकती है, रैंडमनेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो सकती है। आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज कट रही है। एक मिनट यार, जो रैंडमनेस है वो इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती है उसको हम कहते हैं स्पेस रैंडमनेस, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी वो होगी टाइम रैंडमनेस। स्पेस रैंडमनेस का ये मतलब है किसी भी गिवन टाइम पे कोई भी इवेंट किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं है जिसका जो लाइक्लीहुड है वो दूसरी लोकेशन से ज्यादा हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी दूसरी लोकेशन से ज्यादा हो। सिमिलरली टाइम रैंडमनेस क्या होती है कि किसी भी गिवन लोकेशन पे कोई भी जो इवेंट है या कोई भी प्रोसेस है वो किसी भी टाइम पे अकर हो सकता है। ठीक है, तो एक स्पेस रैंडमनेस भी हो सकती है, टाइम रैंडमनेस भी हो सकती है, या बोथ स्पेस एंड टाइम रैंडमनेस भी हो सकती है। 3 तरह के प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब पहला जो प्रोसेस है स्पेस रैंडमनेस, उससे उसकी एग्जांपल ये है कि ये कोई भी लेट्स सपोज एक लोकेशन है। तो स्पेस रैंडमनेस क्या थी कि किसी भी टाइम पे किसी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम इट कैन हैपन एनीवेयर। ये एक्सीडेंट हुआ है जी, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट ऑन एन आर्टीरियल इन अ गिवन ईयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इवेंट है वो रैंडम है स्पेस में। तो स्पेस रैंडमनेस मैंने क्या बताया था कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इट कैन हैपन एनीवेयर। यहाँ पे भी एक्सीडेंट हुआ है। ये एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, 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 यहाँ। ठीक है, तो क्या था कि किसी भी गिवन टाइम पे जो प्रोसेस है इट कैन अकर एट एनी लोकेशन। फॉर एग्जांपल सेम टाइम पे इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर 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 इधर। सो किसी भी गिवन टाइम पे जो एक्सीडेंट है वो कहीं भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं स्पेस रैंडमनेस। इसके अलावा टाइम रैंडमनेस क्या होती है कि किसी भी लोकेशन पे किसी भी टाइम कोई भी इवेंट हो सकता है। जैसे कि जब फॉल सीजन आता है तो किसी भी लोकेशन पे जो है ना
जो फर्स्ट लीव टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, कि पहला पत्ता कौन सा होगा जो दरख्त से गिरा, वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी गिवन लोकेशन पे हो सकता है, और इट कैन हैपन एट एनी टाइम। इसके अलावा बर्गलरी इन योर होम, ठीक है, कोई भी थेफ्ट वगैरह होगी या क्राइम के लिए जो भी इंट्रूजन होती है किसी घर में, उसको कहते हैं बर्गलरी, ठीक है। वो भी किसी भी लोकेशन में हो सकती है और किसी भी टाइम हो सकती है ना। इसके अलावा कोई भी ओवरवेट ट्रक किसी भी वीक ब्रिज में से किसी भी वक्त गुजर सकता है। तो ये होती है टाइम रैंडमनेस, कि एट एनी गिवन लोकेशन दिस इवेंट कैन हैपन एट एनी टाइम। इन दोनों में कोई मसला है तो बताओ, स्पेस रैंडमनेस और टाइम रैंडमनेस में। No, sir. No, sir. ठीक है। तो रैंडमनेस मैंने बताया था कि बायसनेस का ऑपोजिट होता है। तो रैंडमनेस का क्या मतलब है कि अनसिस्टमैटिक या विदाउट प्रेजुडिस या विदाउट बायस, ये एक ही सिनोनिम है रैंडम के, ठीक है, जिसमें बायसनेस ना हो, जिसमें प्रेजुडिस ना हो, अनसिस्टमैटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड चीज थी वो न्यूमेरिकल करने से पहले थी, वो थी बायसनेस। बायसनेस उसका जो होता है रैंडमनेस का ऑपोजिट होता है। बायसनेस ये होता है कि एक एक्सपेरिमेंट तब बायस्ड होता है जब पॉसिबल आउटकम्स के ना इक्वल लाइकलीहुड्स नहीं होते, इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं होती, इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। यानी जो एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं होते वो बायस्ड होते हैं। तो हम जो है ना एज अ सिविल इंजीनियर, हम जो है ना जितनी भी बायसनेस होती है उसको रिमूव करने की जो है ना उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये एक वर्ड लिखा हुआ है स्टोकेस्टिक मॉडल। स्टोकेस्टिक का मतलब भी रैंडम होता है, स्टोकेस्टिक मॉडल्स मतलब रैंडम मॉडल्स, वही चीज, ठीक है। तो बात ये है कि बायसनेस जो है वो ये है कि हर इवेंट को इक्वली लाइकलीहुड ना मिलना, जैसे कि रैंडमनेस में मिल रही थी, ठीक है, उसको हम कहते हैं बायसनेस। यानी रैंडमनेस का ऑपोजिट क्या होता है, बायस। सो एक्सपेरिमेंट उस वक्त बायस होता है जब पॉसिबल आउटकम जो है वो इक्वल लाइकलीहुड ना हो इसका। फॉर एग्जांपल, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ टीनेजर्स का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी एज जो है वो 15 से 20 ईयर्स है, वो कितने लोग स्मोकिंग करते हैं। मैं जाके सिर्फ यूनिवर्सिटी में सर्वे कर लेता हूँ बच्चों का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को इग्नोर कर रहा हूँ जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या जो पढ़ते नहीं है, उनको मैं इग्नोर करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में चला गया, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज्यादा जो लोग हैं उनके मुकाबले में कम स्मोकिंग करते होंगे क्योंकि एजुकेटेड होते हैं। तो मैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पूरी पॉपुलेशन में। तो ये क्या आ गई, बायसनेस आ गई, कि मैंने हर जो सेक्टर है, हर जो क्या नाम है शोबा है, उसको जो है ना इक्वल लाइकलीहुड नहीं दिया, उसको मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ठीक है। मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट कहाँ पर फॉर्म किया, एक यूनिवर्सिटी में जाके किया, और मैं जो है ना वो उस यूनिवर्सिटी की बेस पे पूरी पॉपुलेशन पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि 15 टू 20 ईयर्स में कितने टीन एजर्स हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। 15 टू 20 ईयर्स के लिए मैंने सर्वे किया जस्ट अब्बासीन यूनिवर्सिटी का। मैंने उन स्टूडेंट का सर्वे नहीं किया जो बाहर थे, जो ड्रॉप आउट्स थे या जो पढ़ नहीं रहे थे उस एरिया में। तो ये बायसनेस होती है। अब जिस तरह वो एक पिछली एग्जांपल थी कि बिलाल ने जो है ना प्राइज मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना था 35,000 स्टूडेंट्स और 15,000 नॉन स्टूडेंट्स के दरमियान। बिलाल ने क्या किया, ऐसी जगह जाके बच्चा सेलेक्ट किया जहाँ पे नॉन स्टूडेंट्स थे ही नहीं। बिलाल यूनिवर्सिटी में चला गया और वहां से एक बच्चा पिक कर लिया। बिलाल ने क्या किया, बिलाल बायस्ड हो गया। बिलाल ने उन स्टूडेंट्स नॉन स्टूडेंट्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स ही मिलेंगे ना, नॉन स्टूडेंट्स तो नहीं मिलेंगे। बिलाल ने उन नॉन स्टूडेंट्स को इग्नोर किया और एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक जो बच्चा सेलेक्ट किया वो जाके एक यूनिवर्सिटी में जाके सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वहां पे तो नॉन स्टूडेंट्स होते ही नहीं है। तो बिलाल जो है ना बायस्ड हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडमनेस एंड बायसनेस। अगर बिलाल ऐसी जगह पे जाता जहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और नॉन स्टूडेंट्स जो है ना वो उसको बल्क में मिलते, सबकी इक्वली लाइकलीहुड होता सिलेक्ट होने का, तो वो एक्सपेरिमेंट रैंडम होता। अब बिलाल ने क्या किया, बिलाल ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे नॉन स्टूडेंट्स थे ही नहीं। तो बिलाल जो है वो जो पिक करेगा रैंडम बच्चा, उसके एक्सपेरिमेंट में बायसनेस होगी। तो डिफरेंस समझ आइए कि बायसनेस और रैंडमनेस में क्या फर्क है। जी सर। Yes, sir. सही बात, आवाज सही है ना अब? जी Yes, सर, अब sir. आप Yes, सही आ sir. रही है, बेहतर है। ठीक है। तो अब आते हैं जी एग्जाम्पल पे वापस। एग्जाम्पल ये थी कि बिलाल की लॉटरी लगी है, बिलाल ने एक ही कोई पर्सन सेलेक्ट करना है रैंडम, और रैंडम करना है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी टाउन से करना है जिसमें 35
35,000 स्टूडेंट्स और 15,000 नॉन स्टूडेंट्स हो। अब पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के जो लकी पर्सन है वो एक स्टूडेंट होगा। क्या प्रोबेबिलिटी होगी जी? सर आपकी आवाज चली गई है, फिर नहीं आ रही। फिर मैंने कहा बिलाल फिर की एक लॉटरी सर की लगी, आवाज चली बिलाल ने एक पर्सन रेंडमली सिलेक्ट करना है। अब उसी एग्जांपल पे मैं वापस आ गया। उस एग्जांपल का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि बिलाल ने एक रेंडमली स्टूडेंट सिलेक्ट करना है और वो किस में से करना है? 35,000 स्टूडेंट्स और 15,000 नॉन स्टूडेंट्स में से कर। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बिलाल जो सर आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ यार सर को नहीं हो रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदीले आप चुप हो जाओ यार, क्या करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। मुझे म्यूट कौन कर रहा है? सर अच्छा, क्वेश्चन ये था कि बिलाल ने वो मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। वो मनी सर आवाज आ रही किसी एक रैंडम पर्सन को देनी है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी टाउन जिसमें 35,000 स्टूडेंट्स हैं और 15,000 नॉन स्टूडेंट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो लकी पर्सन है वो स्टूडेंट होगा? प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर 35 को डिवाइडेड बाय 50,000 कर देंगे। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 50,000। अगर मैं ये पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो लकी पर्सन है वो नॉन स्टूडेंट होगा? सर वो 15,000 डिवाइडेड बाय 15,000 50,000। divided by 50,000। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट था वो ये था कि कौन सी मेथडोलॉजी जो है बिलाल यूज कर सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम हो। कि कोई एक बंदा मुझे बता दे कि आपके जहन में क्या आता है कि रैंडमनेस कैसे आ सकती है, क्या चीज अप्लाई की जाए, किस तरह एक्सपेरिमेंट किया जाए कि रैंडमनेस आए उसमें। सर दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। मतलब वो कोई जगह बताओ ना कहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें कि वो रैंडमनेस आएगी। वो तो बात ठीक है, आप सही कह रहे हो, कोई ऐसी जगह। पब्लिक एरिया में। सर जिधर आपने वो सर्कल से दो बनाए थे ना, जिधर वो सर्कल मीट करते हैं ना जिस जगह पे, मेरे ख्याल से उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही होंगी वो हम लोग कैटर करेंगे। बिलाल पहला पहला ये देखो मेरे जहन में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये हो सकता है बिलाल जो है वो कोई फोन बुक निकलवा ले उन 15,000 स्टूडेंट की भी और 35,000 स्टूडेंट की भी और उनमें से एक सिलेक्ट कर ले। रैंडमनेस आएगी ना? 50,000 का डेटा उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर रहा है, रैंडमनेस आएगी। जी सर आएगी ना? या फिर वो उस फोन डायरेक्टरी में Yes, जाके sir. अपनी आंखें बंद जी, करके सर। कोई भी एक बंदा पॉइंट कर सर के बिल्कुल सर ऐसे ठीक ही है। फिर बिलाल किसी एक स्ट्रीट में खड़ा हो जाए और ब्लाइंड फोल्डेड खड़ा हो जाए, ठीक है, और कोई भी जो बंदा गुजर है उसको पकड़ ले, हाँ भाई ये लो लॉटरी के पैसे, ठीक है। या फिर स्ट्रीट के ऐसे तो कॉर्नर सर इसको में मार खड़ा ही हो जाए, पड़ेगी। स्ट्रीट के कॉर्नर में खड़ा हो जाए और काउंट करे जो 1000% यानी 1000, ये कुछ भी आप लिख सकते हो उसमें, जो भी वो गिन रहा हो कितने बंदे गुजरे हैं, जो भी 1000% गुजरे उसको पकड़ ले, उसको ग्रैब कर ले, उसको को ये लो भाई पैसे। या फिर बिलाल इस तरह कर सकता है, बिलाल एक स्ट्रीट कॉर्नर पे खड़ा होके टाइम नोट कर रहा है, जो ही 12 बजेंगे जो बंदा गुजरेगा लकी पर्सन उसको मैं लॉटरी दे दूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें रैंडमनेस है या नहीं है? यस सर। ठीक है। तो ये चीज थी जो जो है जिसमें एक्सपेरिमेंट में रैंडमनेस इस तरह आप लाजमी नहीं है ये चीजें लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये एक एग्जांपल के तौर पे जो है ना बताया गया है कि ये रैंडमनेस है। अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या चीजें ऐसी हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को बायस्ड बना देती हैं। अपोजिट पूछ रहा है, बायस्ड कैसे बन सकता है कि बिलाल जो है वो ये करे एक्सपेरिमेंट को जो है वो एक चला जाए हॉल ऑफ स्टडी में चला जाए,
ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट जो थे वो 95% थे और नॉन स्टूडेंट जो है ना, मतलब ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे स्टूडेंट की रेशो 95% थी और नॉन स्टूडेंट की रेशो 5% थी, तो बिलाल का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो बायस्ड होगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो पर्सन है उसको इक्वली लाइकलीहुड नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके नॉन स्टूडेंट की रेशो कम है और स्टूडेंट्स की रेशो वहां पे ज्यादा है। लेट्स सपोज 100 बंदा है वहां पे जहाँ पे बिलाल गया, वहां पे 95 लोग 95 जो लोग थे वो स्टूडेंट्स थे और 5 जो थे वो नॉन स्टूडेंट थे। उनमें से एक बंदा सिलेक्ट करेगा, तो नॉन स्टूडेंट के साथ क्या हो रही है? बायसनेस हो रही है, अनजस्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर आप ये सर एक्सपेरिमेंट ये वाला एक्सपेरिमेंट तो ये वैसे भी एक्सपेरिमेंट उस वक्त परफॉर्म करे जब जो है ना सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में, ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट स्ट्रीट में नहीं है, तो उस सूरत में स्टूडेंट के साथ